क्या होता अगर सारे एवेंजर्स मारे जाते और टोनी स्टार्क का ये नाइटमेयर सच हो जाता। तो वीडियो को जरूर से आखिर तक देखना, क्योंकि स्टोरी के आखिर में आपको एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेगा। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एवेंजर्स के लोकी को हरा देने के जस्ट बाद से, जहां वो सभी एवेंजर्स लोकी को हरा कर फिर शॉर्मा खाने चले जाते हैं और फिर उसके बाद सभी एवेंजर्स अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, जिसमें से थॉर लोकी को लेकर एसगार्ड चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने मूवी में देखा था। और फिर थॉर लोकी को ले जाकर ओडिन के सामने पेश कर देता है और फिर ओडिन बिना किसी रहमी के लोकी को हमेशा के लिए जेल में डाल देते हैं। और फिर थोड़ी ही देर होती है कि हिमडल एसगार्ड के आसपास कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को नोटिस करने लगता है, जो कि एसगार्ड की तरफ ही आ रहे होते हैं। तो वो बिना किसी टाइम वेस्ट किए एसगार्ड के प्रोटेक्शन सिस्टम को ऑन कर देता है, जो कि वकांडा डिफेंस सिस्टम के सिमिलर होता है। और जो बड़ा सा स्पेसशिप एसगार्ड की तरफ आ रहा होता है वो और किसी का नहीं बल्कि थैनोस का क्यू शिप होता है, जो कि हम सब ने एंड गेम में देख ही लिया था। और जैसे ही वो शिप एसगार्ड के पास पहुंच जाता है वो पूरी तरीके से एसगार्ड पर टूट पड़ता है। पर एसगार्ड का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि थैनोस के स्पेसशिप अटैक को आराम से झेल लेता है। पर अब थैनोस को गुस्सा आता है और वो स्पेसशिप से बाहर आता है और उसके पास पावर स्टोन भी होता है। और वो पावर स्टोन की हेल्प से इतना जोर से अटैक करता है जिससे कि एसगार्ड का पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम ही टूट जाता है। और वैसा होते देख हिमडल बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और वो पोर्टल खोल के चला जाता है ब्रूस बैनर के पास, जहां वो उससे बोलता है कि उसे हल्क की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसने अर्थ पर हल्क को फाइट करते हुए देखा है और उसे लगता है कि हल्क उसकी एसगार्ड में हेल्प कर सकता है। और वहीं पीछे टोनी स्टार्क भी होता है, जो कि बोलता है वो भी इस फाइट में एसगार्ड की हेल्प करना चाहेगा, क्योंकि थॉर ने भी अर्थ को बचाने में उन लोगों की बहुत हेल्प करी थी। और फिर एक दूसरे सीन में एसगार्ड देखने को मिलता है, जहां पूरी तरीके से जंग छिड़ गई है एसगार्डियन आर्मी और थैनोस की आर्मी के बीच, जिसमें सबसे पहले तो हमें थॉर एबोनीमो और कॉल ऑब्सीडियन से अकेला लड़ता हुआ दिखता है और दूसरी तरफ सिर्फ पॉक्सीमा मिडनाइट लेडी से अकेले ही लड़ रही होती है और बाकी की एसगार्डियन आर्मी थैनोस की आर्मी से लड़ रहे होते हैं। और जिसमें सबसे बड़ी फाइट हो रही होती है वो होती है ओडिन और थैनोस की। पर आप यहाँ पर बोलोगे कि ओडिन के सामने थैनोस तो कुछ नहीं है, तो फाइट किस बात की? तो मैं आपको बता दूं कि एवेंजर्स 1 में ओडिन ने डार्क मैजिक का यूज करके थॉर को अर्थ पर भेजा था, जिसके कारण वो थोड़ा कमजोर हो गया होता है। और फिर एक दूसरे सीन में फ्रेगा हमें लोकी के प्रिजन में दिखती है, जो कि लोकी को कन्विंस कर रही होती है कि वो उन लोगों का इस फाइट में साथ दे, क्योंकि फ्रेगा को भी पता है उन लोगों को लोकी की जरूर से जरूरत पड़ेगी। पर लोकी बिल्कुल ही उन लोगों के लिए फाइट करने से मना कर देता है। और फिर ऐसा सुनते ही फ्रेगा लोकी को बोलती है, अगर तुम हमारे लिए लड़ नहीं सकते तो तुम मेरे बेटे बनने के लायक नहीं हो। और ऐसा बोलते ही फ्रेगा उसे प्रिजन से आजाद कर देती है और बैटल की तरफ निकल जाती है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि फ्रेगा अपने मैजिकल स्पेल का यूज करके एबोनीमो को बहुत दूर फेंक देती है और फिर थॉर को बोलती है कि मैं यहाँ इन लोगों को संभाल लूंगी, तुम जाकर ओडिन की हेल्प करो। और फिर उसके बाद थॉर चला जाता है ओडिन की हेल्प करने के लिए। और उसके जस्ट बाद ही हम देखते हैं कि कल ऑब्सीडियन फ्रेगा पे पीछे से अटैक करने वाला ही होता है कि वहाँ हल्क आ जाता है और वो कल ऑब्सीडियन को बहुत जोर से मारता है, जिससे कि वो बहुत दूर जाकर फेंका जाता है। और वैसे ही हम बाकी एवेंजर्स को भी आते हुए देखते हैं, पर वो अपनी एवेंजर्स 1 वाली पावर्स के साथ ही नहीं बल्कि उससे कई गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ आ रहे होते हैं, जो कि उनको हिमडल ने दी होती है। जिसमें सबसे पहले तो उसने कैप्टन अमेरिका को टैबलेट ऑफ लाइफ एंड टाइम दिया होता है, जिसका यूज हम आगे देखेंगे। और उसने हॉकाई को ऐसा बो दिया होता है जिससे वो अनलिमिटेड एरोस मार सकता है, जो कि थैनोस की आर्मी से लड़ने के लिए काफी होता है। और ब्लैक विडो को उसने वॉल लॉक की आई दी होती है, जिससे वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकती है, पर एक सर्टेन लिमिट के साथ, ताकि वो कैसे ना कैसे करके उस फाइट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने टोनी स्टार्क को ऐसा एडवांस सूट दिया होता है जिसमें दुनिया की हर टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। और फिर उसके बाद टोनी स्टार्क सीधा थैनोस के क्यू शिप पर अटैक करता है। और फिर एक अगले सीन में हिमडल को रियलाइज होता है कि उसका स्पेस स्टोन चोरी हो गया है और उसको किसी ने नहीं बल्कि लोकी ने चुराया होता है। और फिर अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि थैनोस ने थॉर को पकड़ लिया है और पावर स्टोन से उस पर टॉर्चर कर रहा है, बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर की तरह। पर इस बार
उसके सामने ओडिन होता है। और जैसा कि हम जानते हैं ये थॉर उतना पावरफुल नहीं है और थेनोस थॉर की जान के बदले ओडिन से स्पेस स्टोन मांग रहा होता है। और फिर उसके बाद ओडिन को भी पता होता है कि उसके पास कोई भी चारा नहीं बचा है, तो वो अपनी बची कुची एनर्जी से ओडिन फोर्स का यूज करता है। पर वहां पर भी थेनोस अपना दिमाग लगाकर थॉर को ओडिन फोर्स के सामने ले आता है। और ऐसा देखते ही फ्रेगा को पता होता है कि अगर थॉर ओडिन फोर्स के सामने आ गया तो वो मारा जाएगा। तो फ्रेगा थॉर को बचाने के लिए ओडिन फोर्स के सामने अपनी एक मैजिकल शील्ड बना लेती है और उस शील्ड की हेल्प से वो थॉर को तो बचा लेती है, लेकिन उसमें उसकी खुद की जान चले जाती है। और फिर दूसरी तरफ लोकी ऐसा देखते ही भागते हुए फ्रेगा के पास जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और एसगार्ड के लिए यही एक बेकार खबर नहीं होती, बल्कि ओडिन के बहुत ज्यादा पावर यूज करने के कारण वो अपनी आखिरी सांसें लेकर बिल्कुल थॉर रैग्नारोक की तरह मारा जाता है। और ये सब देखते ही लोकी गुस्से में पागल हो जाता है और थेनोस के अगेंस्ट स्पेस स्टोन का यूज करता है और थेनोस को पावर स्टोन का यूज करने से रोक देता है, जिससे वो थॉर को बचा लेता है। और दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि आयरन मैन ने थेनोस के क्यू शिप पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल बना लिया है और बाकी के एवेंजर्स और एसगार्डियंस ने मिलकर थेनोस की आर्मी को भी हरा दिया है। और फिर कैप्टन अमेरिका थॉर को अपने टैबलेट ऑफ लाइफ और टाइम से ठीक कर रहा होता है, क्योंकि थॉर थेनोस के पावर स्टोन के अटैक से बहुत ज्यादा जख्मी हो गया होता है। और अगर आप सोच रहे होगी कि सब कुछ ठीक हो गया है तो आप गलत हो। और फिर थोड़ी देर बाद थॉर की नजर किसी पर पड़ती है जो कि एसगार्डियन आर्मी को सिंगल हैंडेडली डोमिनेट कर रही होती है, जो कि और कोई नहीं हेला होती है। और वैसा देखते ही थॉर उस पर अपना हैमर फेंकता है। और हम सबको थॉर रैग्नारोक का सीन तो याद ही होगा जिसमें हेला ने थॉर के हैमर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और इस बार भी वैसा ही होता है। और फिर वैसा देखते ही थॉर लोकी को बोलता है कि तुम थेनोस को भागने मत देना, और हेला से लड़ने के लिए निकल जाता है। और इस फाइट में हल्क और हिमडैल भी थॉर का साथ देते हैं, और क्योंकि हेला इतनी पावरफुल होती है वो इन तीनों से बहुत आसानी से फाइट कर रही होती है। और फिर लड़ते लड़ते ही हेला को इथर्नल फ्लेम भी मिल जाती है, जिससे कि वो अपनी मरी हुई आर्मी को जगा देती है, जिसमें फैनरिस भी होता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि थेनोस का क्यू शिप अब आयरन मैन के अंडर है, तो वो उसका यूज करके हेला को डिस्ट्रैक्ट करता है। और जैसे ही हेला थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है, थॉर बिना टाइम वेस्ट किए कैस्केट ऑफ एशियन विंटर का यूज करता है और हेला की पूरी आर्मी और हेला को भी जमा देता है। और फिर उसके बाद सभी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन ऐसा होते ही थोड़ी ही देर में जमी हुई हेला के पास से एक बड़ा सा ब्लेड निकलता है और वो सीधा जाके लगता है आयरन मैन के क्यू शिप पर। और वो इतना खतरनाक लगता है कि आयरन मैन कुछ भी नहीं कर पाता और वो क्यू शिप नीचे गिर जाता है। और क्योंकि टोनी स्टार्क के पास अब बहुत एडवांस सूट है, वो उसके कारण मरने से तो बच जाता है, पर वो वहां बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद हेला बर्फ से बाहर आ जाती है और हजारों ब्लेड एक साथ सब की तरफ फेंकती है। थॉर रैग्नारोक में दिखाए गए हेला वर्सेस वल्काइरिस की फाइट से भी कई गुना ज्यादा। और वो सारे ब्लेड इतनी तेजी से फेंकती है कि किसी के पास भी कोई सोचने का टाइम नहीं होता, और ऐसा होते ही सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। और फिर इसके थोड़े टाइम बाद हमें टोनी स्टार्क होश में आता हुआ दिखता है, जहां वो अपने आप को स्पेसशिप के अंदर दबा हुआ पाता है। और फिर वो अपने सूट की बची हुई ताकत से स्पेसशिप से बाहर आ जाता है। पर जैसे ही वो स्पेसशिप से बाहर आता है, वो बाहर का मंजर देखकर हैरान हो जाता है। वो देखता है कि एसगार्ड पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। और फिर जैसे ही उसकी नजर आसमान पे पड़ती है, वो देखता है कि आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल बन चुका है, जिससे कि सारे मरे हुए लेविएथन जो कि हेला के मैजिक के कारण जाग गए हैं, वो सभी अर्थ की ओर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद टोनी अपने सूट का स्कैनर यूज करके सभी एवेंजर्स की डेड बॉडीज को ढूंढ लेता है। और फिर वही एग्जैक्ट सीन रिपीट होता है जो कि हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। लेकिन यहाँ स्टोरी एंड नहीं होती है। हर एमसी मूवी की तरह मैंने स्टोरी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन डाला है, तो उसे देख लेते हैं। और फिर उसके बाद टोनी स्टार्क थोड़ा ही आगे जाता है तो उसे एक डेड बॉडी देखने को मिलती है, और वो और किसी की नहीं बल्कि थेनोस की डेड बॉडी होती है, जो कि बिल्कुल उसी कंडीशन में होती है जैसा कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिली थी। और फिर टोनी स्टार्क जैसे ही उसके पास जाता है, उसकी नजर उसके हाथों पर पड़ती है, जिसमें उसे पावर स्टोन वाला इन्फिनिटी गॉन्टलेट देखने को मिलता है। और इसी के साथ सीन एंड हो जाता है। तो अगर इसका पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, और ये वीडियो अपने सारे मार्वल दोस्तों को शेयर कर दो। तो फिर मैं मिलता हूँ ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।